मैं डॉक्टर असलम आरिफ, गौरव हॉस्पिटल बिलासपुर, आज वर्ल्ड हार्ट डे के मौके पर आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ। वर्ल्ड हार्ट डे का जो पर्पस है वो यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में हार्ट डिजीज़ के बारे में अवेयरनेस फैलाना। तो मुझे लगा ये बहुत ही स्वर्णिम अवसर है जब मैं आप लोगों से अपनी कुछ बातें रख सकूँ। हार्ट डिजीज़ मुख्यतः 3 प्रकार की होती है। एक हार्ट डिजीज़ को हम लोग वॉल्वुलर हार्ट डिजीज़ बोलते हैं, यानी इसमें वॉल्व ख़राब हो जाते हैं लोगों के, और ये हार्ट डिजीज़ ज़्यादातर इंडिया में पाई जाती है, जिसको रूमेटिक हार्ट डिजीज़ बोलते हैं। उसी तरह से दूसरी हार्ट डिजीज़ होती है जिसको हम लोग डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी या हार्ट फेल्योर कहते हैं। ऐसी हार्ट डिजीज़ में हार्ट का साइज़ बड़ा हो जाता है, उसकी पंपिंग कम हो जाती है। मरीज़ को क्या होता है, मरीज़ की सांस भरने लगती है, उसके पैरों में सूजन आने लगती है। हम लोग कहते हैं मरीज़ को हार्ट फेलियर हो गया है। ये हार्ट डिजीज़ भी एक तरह की हार्ट डिजीज़ है जिसका ज़्यादातर ट्रीटमेंट मेडिसिन से होता है। इसके बाद आती है तीसरी प्रकार की हार्ट डिजीज़ जो सबसे कॉमन है और ज़्यादातर लोग को चिंता का कारण होता है, जो अब सुनते हैं कि इसको हार्ट अटैक हो गया या हार्ट अटैक की वजह से किसी के जीवन चला गया। ये हार्ट डिजीज़ बहुत तेज़ी से बढ़ रही है और इसके बहुत सारे कारण हैं। इस हार्ट डिजीज़ में जो प्रमुख कारण हमारे सामने आए हैं वो है शुगर यानी डायबिटीज़, स्मोकिंग और स्ट्रेस। ये सबसे प्रमुख कारण हैं हमारे यहाँ पे हार्ट डिजीज़ के। इसके अलावा जो दूसरे कारण हैं वो है ब्लड प्रेशर और कोलेस्ट्रॉल का बढ़ना। तो इन सारे जो फैक्टर्स हैं इनको हम लोग कंट्रोल करके इन सारी हार्ट डिजीज़ पे विजय प्राप्त कर सकते हैं। जैसे अगर किसी को शुगर है तो उसको अपने शुगर को अच्छे से कंट्रोल रखे, खान पान का ध्यान दे और अपना रूटीन चेकअप कराता रहे। उसी तरह से अगर किसी को ब्लड प्रेशर है तो ब्लड प्रेशर की मेडिसिन टाइम पे ले, उसको कंट्रोल रखें। इसके अलावा स्मोकिंग हो सके तो ना करें, वो सबसे अच्छा होगा। स्मोकिंग जो है वो यंग एज में हार्ट डिजीज़ का बहुत बड़ा कारण है। और स्ट्रेस इतना है आजकल के ज़माने में बढ़ता हुआ कि लोगों को पता नहीं चलता वो कितने स्ट्रेस हैं, और उस वजह से बहुत सारे यंग एज के लोग हमारे पास हार्ट डिजीज़ लेके आ रहे हैं। और इसके अलावा जो जितने भी फैक्टर्स हैं उन सारे फैक्टर्स को कंट्रोल करने के लिए जो हमारी गाइडलाइंस हैं वो इस तरह से है कि हम अपनी डाइट पे ध्यान दें, वक्त पे एक्सरसाइज करें। कम से कम 40 मिनट हफ्ते में 5 दिन हमको एक्सरसाइज के लिए निकालना चाहिए। एक्सरसाइज किसी प्रकार की हो सकती है और आप कार्डियक एक्सरसाइज भी कर सकते हैं, साथ साथ में योगा भी कर सकते हैं, जिससे कि आपको मेंटल पीस रहे। और इसके अलावा जितना भी हो सके आपके काम काज में इतना टाइम ज़रूर निकालिए जिससे कि आप स्ट्रेस्ड ना हो जाएं। और जो भी मेडिसिन, अगर आपको शुगर है, ब्लड प्रेशर है, उसकी मेडिसिन आप टाइम पे लेते रहें। जिन लोगों के फैमिली में हार्ट डिजीज़ की प्रॉब्लम है, यानी 50 साल की उम्र के पहले अगर किसी के पेरेंट्स को या किसी के भाई बहन किसी को हार्ट अटैक हुआ है, उन लोग कम से कम अपनी 30 इयर्स के बाद में रूटीन कार्डियक चेकअप ईयरली कराते रहें। ये बात उन लोगों के लिए भी सत्य है जो उन लोग को शुगर या ब्लड प्रेशर है। इन सारी चीज़ों के अलावा आपको ये ध्यान देना है कि हमारे यहाँ जो आजकल हार्ट डिजीज़ है उसमें यंग लोग बहुत आ रहे हैं। यंग लोग, कई बार उनके पास कोई रिस्क फैक्टर नहीं होता, ना उनको शुगर है, ना ब्लड प्रेशर है, ना और कुछ है। तो इन लोगों को क्यों हार्ट डिजीज़ हो रही है, ये सोचने की बात है। ज़्यादातर ये लोग हमारे पास जो है 20 इयर्स, 25 इयर्स, 30 इयर्स की एज में आ रहे हैं, जहाँ पहले हम लोग कभी सोचते भी नहीं थे कि इनको हार्ट अटैक हो सकता है। इस ग्रुप की हार्ट डिजीज़ का पहला कारण है खान पान, जो आजकल फास्ट फूड चल रहा है। लोग किसी भी वक्त कुछ भी खा रहे हैं, देर रात तक जाग रहे हैं, ज़्यादातर मोबाइल में टाइम बिता रहे हैं, बिल्कुल एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं, और जॉब्स रिलेटेड या किसी तरह से कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम से रिलेटेड स्ट्रेस है इन लोगों को। इन सब, ये क्या है, ये हमारी युवा पीढ़ी है, ये हमारे देश का भविष्य है। इन लोग को हमको बहुत ज़रूरत है कि हम इनको बचा के रखें। अब अगर बाई द वे आपको हार्ट डिजीज़ हो ही जाती है, और तो इसके भी अलग अलग प्रकार हैं। हार्ट डिजीज़ का एक प्रकार होता है जिसको बोलते हैं स्टेबल एंजाइना। स्टेबल एंजाइना मतलब जब आप चलते फिरते हैं तो आपको छाती में दर्द होता है या सांस भरती है, जब आप रुक जाते हैं तो ठीक हो जाता है। ज़्यादातर ये ओल्ड एज की प्रॉब्लम होती है। इसमें ज़्यादातर ये मेडिसिन से मैनेज हो जाता है। इसमें एंजियोप्लास्टी या बाईपास की ज़रूरत कम समय में ही पड़ती है, या अगर सिम्टम बहुत ज़्यादा हो तब पड़ती है। लेकिन इसके अलावा जो दूसरी डिजीज़ है जिसको हम लोग अनस्टेबल एंजाइना मतलब अचानक होने वाला दर्द या हार्ट अटैक कहते हैं, जब आपको दर्द हो रहा है और वो लगातार है, उसके साथ में पसीना हो रहा है या घबराहट हो रहा है, मतलब उस समय आपकी वेसल जो है यानी नस है टोटल ब्लॉक हो गई है।
इस कंडीशन में टाइम इज़ मसल, इस समय में आपको बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए। कई बार आप एक जगह पे एंजियोग्राफी कराते हैं, फिर सोचते हैं मैं बाद में कभी एंजियोप्लास्टी कराऊँ, तब तक आपकी वो मसल जो 100% नस के ब्लॉकेज से है वो डैमेज हो जाती है। फिर आपके बाद में एंजियोप्लास्टी कराने से उसमें कोई ख़ास फ़ायदा नहीं मिलता। तो इसलिए इसको ऐसा समझिए कि अगर किसी को हार्ट अटैक हो गया है उसके बाद जब एंजियोग्राफी होती है तो तुरंत एंजियोप्लास्टी कराना चाहिए। लेकिन अगर किसी को हार्ट अटैक नहीं हुआ है और वो बीच बीच में दर्द होता है, ठीक हो जाता है, उस समय वो अपने सेकेंड ओपिनियन के लिए और कहीं से दिखाने के लिए वो अपना टाइम ले सकता है, मगर हार्ट अटैक की कंडीशन में ऐसा पॉसिबल नहीं है। जब हम लोग मरीज़ों को कोरोनरी एंजियोग्राफी या एंजियोप्लास्टी के लेते हैं तो बहुत सारे लोगों के मन में विचार आता है कि ये क्या प्रोसीजर, इसमें क्या किया जाता है। तो मैं इसके बारे में कुछ बताना चाहता हूँ। एंजियोग्राफी का मतलब होता है हार्ट की नसों की जांच। इसको करने के लिए रिस्ट की जो नस रहती है, इसको रेडियल आर्टरी बोलते हैं, मतलब हाथ की नस को, उसको यूज़ किया जाता है। उसके द्वारा हम लोग अंदर जाके हार्ट की नसों की जांच करते हैं। कभी कभी कुछ मरीज़ों में पैर की नसों को भी यूज़ करते हैं हम लोग, और उसके बाद हार्ट की नसों को जांच करते हैं। एंजियोग्राफी का उद्देश्य सिर्फ इतना रहता है कि एक डाई होती है जो कि कलरिंग एजेंट है, उसको डाल के हम देखते हैं कि किस नस में कितना % ब्लॉकेज है। अगर ये ब्लॉकेज 70% से कम है तो मेडिसिन से ही आपका काम चल जाता है। अगर ये ब्लॉकेज 70% से ज़्यादा है तो इसमें फिर एंजियोप्लास्टी की ज़रूरत पड़ती है। एंजियोप्लास्टी भी एंजियोग्राफी की तरह का एक प्रोसीजर है। इसमें ट्यूब अलग होती है और अंदर ट्यूब में जाने के बाद हम लोग एक वायर डालते हैं जो कि उस ब्लॉकेज के थ्रू पास करते हैं, यानी उसके थ्रू गुजारते हैं अंदर से, और उसके बाद वो एरिया जो ब्लॉक है उसको हम बलून द्वारा फैलाते हैं। और उसके बाद एक स्प्रिंग की तरह का स्टेंट होता है जो बलून के ऊपर चढ़ा रहता है, उसको अंदर जाके हम लोग बलून को वहाँ ले आके डायलेट कर देते हैं या फुला देते हैं। तो इस तरह से वो स्टेंट खुल जाता है। स्टेंट खुलने के बाद वो स्टेंट की दीवारों को सहारा देके रखता है, नस की दीवारों को, जिससे कि उसमें ब्लड फ्लो आ जाता है। कई लोग को इस बात की भी चिंता रहती है कि ये स्टेंट क्या हमेशा रहेगा या उसको निकाल लिया जाएगा, या स्टेंट की क्या लाइफ होती है, या इसका रिस्क क्या है। स्टेंट जो है वो एक बार लगने के बाद हमेशा रहता है, लेकिन 6 महीने के अंदर आपके अंदर के जो सेल्स रहती हैं, मतलब उसके अंदर की ट्यूब की जो दीवार है वो अपने आप उसके ऊपर की जो स्किन है उसके ऊपर चढ़ जाती है और फिर वो ब्लड के संपर्क से हट जाता है। इसलिए उसके बाद उस स्टेंट के ब्लॉक होने का रिस्क 6 महीने के बाद बहुत ही कम होता है। साथ ही साथ स्टेंट लगाने की जो प्रक्रिया है उसमें जो रिस्क है वो लगभग 1% से भी कम है। कभी कभी वो स्टेंट ब्लॉक होता है, लेकिन वक्त के साथ में इसके जो % रेट है वो बहुत ही कम होते जा रहे हैं। तो एक बार स्टेंट लगने के बाद जो ब्लड वेसल खुल जाती है, उसके बाद वो एरिया में फिर से नई ब्लड सप्लाई स्टार्ट होती है, जिससे धीरे धीरे करके वो एरिया अपनी जितनी सेल्स, कुछ सेल्स तो डेड हो जाती हैं क्योंकि जब तक कि स्टेंट आप करते हैं उसके पहले भी एक टाइम गुजर चुका रहता है, लेकिन अगर आपने जल्दी ये प्रोसीजर कर दिया है तो बहुत सारी सेल्स बच जाती हैं, जिससे व्यक्ति के जीवन में उसका हार्ट उसका ज़्यादा समय तक हेल्प कर पाता है। और एक बात यह है कि इस समय कोरोना का टाइम चल रहा है, इस पे भी ध्यान रखिए, क्योंकि कोरोना के स्ट्रेस में ये ना हो कि आप अपनी हार्ट डिजीज़ की जो टैबलेट्स हैं वो लेना भूल जाएं, हार्ट की टैबलेट लेते रहें। जिन लोगों को कोरोना होता है उन लोगों में भी हार्ट अटैक होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, क्योंकि क्लॉट पड़ने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ऐसे बहुत सारे पेशेंट होते हैं जिनमें, क्योंकि कोरोना में कहीं पर भी ब्लड क्लॉट बन सकता है, वो पल्मोनरी एम्बोलिज्म यानी लंग्स में भी जा सकता है क्लॉट, या हार्ट में भी जा सकता है, तब हार्ट अटैक के चांस होते हैं। तो अगर आपको कोरोना हुआ है और आपको कोई रिस्क फैक्टर्स हैं और साथ में आपके कुछ इन्फ्लेमेटरी मार्कर्स होते हैं जैसे डी डायमर और CRP, अगर ये बढ़े हुए हैं तो आपको विशेष ध्यान रखने की ज़रूरत है। इसके साथ ही आपको ये ध्यान रखना है कि वक्त के साथ में हार्ट डिजीज़ का ट्रीटमेंट बहुत तेज़ी से बढ़ा है। एक ज़माना था जब हार्ट डिजीज़ के पेशेंट 50% से ज़्यादा डेथ हो जाती थी, कई लोग अस्पताल भी नहीं पहुंच पाते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब बहुत अच्छी सुविधाएं उपलब्ध हैं और एंजियोप्लास्टी की डेथ रेट 1% से भी कम है। इसलिए जितना भी हो सके इन सारी सुविधाओं का लाभ उठाइए और अपने
जो भी आसपास कार्डियोलॉजिस्ट अवेलेबल है उनकी सेवाओं का लाभ उठाइए और स्वस्थ रहिए। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं इस आज की जो हमारी वार्ता है उसका अंत करता हूँ। धन्यवाद।